नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों की यात्रा पर गुजरात जा रहे हैं, और वहां पर जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है उसमें, ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री हिस्सा लेने वाले हैं। आज तो कई राज्यों में इस तरह के समिट होते हैं, लेकिन गुजरात ने ही इसकी शुरुआत की थी, और तब जब पीएम मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे, तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री को ही जाता है। इसके बाद बात करेंगे कि जो विपक्षी गठबंधन है उसमें सीटों को लेकर संग्राम है, कन्वेनर को लेकर संग्राम है, एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। रास्ता कहां से निकलेगा इनके लिए 2024 का, इस पर करेंगे खास चर्चा। इसके बाद बात होगी कि पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमला हो गया, तो फिर राज्यपाल वहां पर सख्त हैं, और उसके बाद लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, और इस बीच वहां पर राजनीति भी हो रही है इस मुद्दे पर। कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में जाना है या नहीं जाना है, इसको लेकर संशय है पार्टी के अंदर। लेकिन कर्नाटक में मंदिरों में पूजा करवा रहे हैं, क्या मकसद है? क्या मकसद ये है कि जो राम भक्त पर कार्रवाई की गई थी वहां पर, उसको लेकर जो लोगों में नाराजगी है उसको दूर करना है, या फिर मंदिर प्रबंधन जो शासन के हाथ में है उसमें जो गड़बड़ियां हैं उसको लेकर जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश है। और इसके बाद फिर बात करेंगे कि कश्मीर में एक मंदिर में 3 दशक से भी ज्यादा समय के बाद घंटी बजी है, तो किस तरह से वहां पर खुशनुमा माहौल है, किस तरह माहौल बदला है, इन सभी मुद्दों पर होगी बात। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ किया संवाद। देश भर से हजारों लाभार्थी इस कार्यक्रम के बने हिस्सा। प्रधानमंत्री आज से 10 जनवरी तक गुजरात का कर रहे हैं दौरा। अपने दौरे पर प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का करेंगे उद्घाटन। भारत ने मालदीव के राजदूत इब्राहिम शाहिब को तलब कर भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने पर जताया कड़ा विरोध। ईज माई ट्रिप ने मालदीव के लिए सभी फ्लाइट्स बुकिंग को किया रद्द। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पैक्स महासंगोष्ठी का किया उद्घाटन। पैक्स के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में जन औषधि केंद्र की दवाइयां हो रही हैं उपलब्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ब्रिटेन के 2 दिवसीय दौरे पर अपने ब्रिटिश समकक्ष ग्रांट शॉप से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मिलने की है संभावना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन का कन्वीनर बनाए जाने की संभावना से फिलहाल किया इनकार। जेडीयू ने कहा कांग्रेस के पास कोई आइडिया नहीं। सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस की कल आरजेडी से बात हुई थी, आज आप से दिल्ली और पंजाब की सीटों पर बात। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगातार 4था कार्यकाल किया हासिल। आम चुनाव में हसीना की पार्टी आवामी लीग को मिला 2/3 बहुमत। और अगले 24 घंटों के लिए उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने कहा छाया रहेगा घना कोहरा। तमिलनाडु के उत्तरी तटीय क्षेत्र के कई जिलों में भारी से लेकर बहुत भारी बारिश होने की संभावना। ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से, और सबसे पहले आज बात करेंगे प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे की। जो 3 दिनों के दौरे पर प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं, और क्या कुछ इस बार खास है उनके दौरे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 10 जनवरी तक गुजरात का कर रहे हैं दौरा। गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम 10 जनवरी की सुबह
गांधीनगर की महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन करने वाले हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करने वाले हैं। इसी दौरान साथ ही प्रधानमंत्री शीर्ष वैश्विक कंपनियों की मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओज के साथ भी बैठक करने वाले हैं। और पीएम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में व्यापार जगत की हस्तियों से चर्चा भी करेंगे। और इस समिट का अगर आप इतिहास देखें तो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने ही की थी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत। तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की ज़बरदस्त कामयाबी का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है, जिस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज की बात कीजिए तो आज गुजरात के नक्शे कदम पर देश भर में लगभग सभी राज्यों में ऐसे सम्मेलनों का आयोजन होता है। तो प्रधानमंत्री ने वाइब्रेंट गुजरात को लेकर कहा था कि इस कार्यक्रम की शुरुआत तो बहुत छोटे स्तर पर की गई थी, लेकिन आज ये एक बड़ा रूप ले चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी और हम कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात आपको सुनवाएं, जिसमें कि प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी कि देखिए शुरुआत इस ग्लोबल समिट की जो गुजरात में हुई थी, वाइब्रेंट गुजरात समिट की, वो छोटे स्तर पर हुई थी, लेकिन बाद में इसने बड़ा रूप लिया, बड़ी कामयाबी हासिल की और ऐसी कामयाबी हासिल की कि आज उसी नक्शे कदम पर देश भर के कई राज्य या यूं कहें कि लगभग सभी राज्य ऐसे निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, आइए सुन लेते हैं। वाइब्रेंट गुजरात की सफलता इसकी विकास यात्रा से भी समझी जा सकती है। 2003 में इस समिट से कुछ 100 पार्टिसिपेंट्स और डेलीगेट जुड़े थे। बहुत छोटा सा कार्यक्रम था। आज 40,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स और डेलीगेट्स इस समिट में हिस्सा लेने के लिए आना शुरू हुए। 2003 में इस समिट में सिर्फ गिनती भर देशों का पार्टिसिपेशन था। आज 135 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 2003 में इस समिट की शुरुआत में 30 के आसपास एग्जीबिटर्स आए थे। अब 2000 से अधिक एग्जीबिटर्स इस समिट में आते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गुजरात का वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है उसके बारे में बात कर रहे थे। हालांकि ये किसी और कार्यक्रम में वो बात कर रहे थे, लेकिन बता रहे थे कि कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और कैसे इसकी कामयाबी मिली थी। मेघना देव हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ रही हैं प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। मेघना, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के दौरे पर जा रहे हैं गुजरात, आज से ही उनका दौरा शुरू हो रहा है। जो गुजरात में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, उसका उद्घाटन तो करने ही वाले हैं। और क्या कुछ उनके इस दौरान के कार्यक्रम में खास है मेघना? बिल्कुल हाईलाइट, जैसा आप बता रहे हैं लालचंद्र, हाईलाइट रहेगा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन जो 10 तारीख को होने वाला है। लेकिन उससे पहले यानी कि 9 तारीख को यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बायलैटरल द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। कुछ जो हेड्स ऑफ स्टेट आने वाले हैं उनके साथ हमें जिस तरीके से यहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए हैं पूरे गांधीनगर में, उससे अंदाजा लगा सकते हैं मोजाम्बिक के राष्ट्रपति आ रहे हैं, चेक रिपब्लिक से, तिमोर लेस्ते से और ऐसे और उसके साथ ही यूएई के राष्ट्रपति भी आने वाले हैं। तो एक तरीके से देखें तो काफी ज्यादा अहम होने वाला है, चूंकि बायलैटरल लिहाज से भी बहुत अहम है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात को एक ऐसा ब्रांड बनाया है जहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स या अगर हम देखें तो अन्य देशों का भी इन्वेस्टमेंट का एक काफी ज्यादा नजर रहती है ताकि वो गुजरात में इन्वेस्ट कर सके। जैसे जापान की अगर हम बात करें या यूएई की बात करें, अगर यूएई की खास तौर पर बात करते हैं
तो देश भर में यूएई के जितने भी इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट गुजरात में है। तो बेशक गुजरात एक ऐसा ल्यूक्रेटिव डेस्टिनेशन विथ टाइम बनाया गया है जहां पर कि देश के शीर्ष जो नेता हैं वो आना पसंद करते हैं, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। और जिस तरीके से ना केवल नेता बल्कि उसके साथ ही कई देशों ने अपने पेविलियंस भी यहाँ पर लगाए हैं ताकि, और कंट्री सेशंस भी होने वाले हैं ताकि वो देश गुजरात के साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके बारे उन चीजों को और एक्सप्लोर किया जा सके। मेघना, आज की तारीख में हम देखते हैं कि देश में कई राज्य, लगभग सभी राज्य मान लीजिए, कि इस तरह के सम्मेलन का आयोजन करते हैं। आप गुजरात में भी लंबे समय से रही हैं। हम जानते हैं कि ये जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है, इसका इतिहास क्या है, कैसे मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने ही इसकी शुरुआत की थी। तो ये जो पूरा का पूरा उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया, आज लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था, सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था में ये एक प्रमुख ट्रेंड बन गया। क्या कुछ इसका इतिहास रहा इस सम्मेलन का? देखिए लालचंद्र, आपको तो और हमारे दर्शकों को थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा। जरूर। सबको याद होगा 2001 का जो कच्छ का जो भूकंप आया था, जो बहुत ही भयानक था, और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरीके से एक फ्रेशर थे अगर हम देखें एज चीफ मिनिस्टर गुजरात के। और उसके बाद 2002 में गोधरा कांड हुआ, जिस तरीके से जो दंगे हुए और जो परिस्थिति, जो माहौल खड़ा हुआ पूरे गुजरात में, उसके बाद कहा जाने लगा कि गुजरात से जो व्यापारी हैं या जो यंगस्टर्स हैं वो माइग्रेट कर जाएंगे, वो दूसरी जगह जाएंगे, गुजरात में अब बिजनेस नहीं कर सकेंगे, गुजरात में अब किस तरीके से डेवलपमेंट होगा। अर्थक्वेक भी आ गया, इतना बड़ा वहां पर इतनी भयावह स्थिति रही। उसके बाद इस तरीके के दंगे होने लगे, तो एक बड़ा इमेज जो एक तरीके से देखते हैं तो बिजनेस फ्रेंडली ऐसा पोर्ट्रे किया गया, और नजर भी आने लगा कि अब क्या पता गुजरात में किस तरीके से शुरुआत होगी बिजनेस का, और सेफ्टी के इश्यूज होने लगे और बहुत सारी चीजें इस किस्म की सामने आई। उसके बाद हमने देखा 2003 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय उनको ज्यादा समय भी नहीं हुआ था गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे, लेकिन 2003 में उन्होंने छोटे पैमाने पे, बेहद ही छोटे पैमाने पे शुरुआत की वाइब्रेंट गुजरात की, जहां पर जो भी अहमदाबाद का साइंस सिटी है, जो लोग गुजरात को जानते हैं वो जानते होंगे अहमदाबाद का साइंस सिटी अब बहुत ही विशाल हो गया है, बहुत ही बड़ा उसका स्वरूप हो गया है। लेकिन उस समय वाइब्रेंट गुजरात का जो समिट है वो साइंस सिटी की पार्किंग में एक टेम्पररी टेंट में आयोजित किया गया था, जहां पर कुछ निवेशक आए थे और एक बड़े छोटे पैमाने पे उसको किया गया था। लेकिन उस सिलसिला शुरू हुआ उसको लगातार जारी रखा गया, और जिसका आज परिणाम है कि कोरोना काल में जब नहीं हो पाया वाइब्रेंट गुजरात, उस समय भी लोगों ने बड़ी निराशा व्यक्त की थी, ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने भी बड़ी निराशा व्यक्त की थी कि ये समिट एक बाइनियल जो समिट है, 2 साल में एक बार ये समिट होता है और ये कोरोना के कारण नहीं हो पा रहा है। इसमें अगर हम देखें तो जिस तरीके से देश प्रदेश जुड़ते गए, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष सितंबर में जब वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल सेलिब्रेट किए गए थे, उसी साइंस सिटी में कार्यक्रम आयोजित किया और ये कहा कि किस तरीके की रुकावटों का सामना करने के बाद उन्होंने ये शब्द कहा था, खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं इस वाइब्रेंट गुजरात के समिट के साथ, और किस तरीके के ऑब्स्टिकल्स खड़े किए गए थे, किस तरीके से इन्वेस्टर्स को, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को डराया जाता था, थ्रेटन किया जाता था गुजरात में इन्वेस्टमेंट्स को रोकने के लिए, गुजरात में बिजनेस ना करें इसके लिए। तो इन अड़चनों के बारे में भी उन्होंने बताया, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने सक्सेस के बारे में बताया कि वो लगातार डटे रहे, और जिस तरीके से 2009 में जो रिसेशन आया था उसमें, उस रिसेशन के दौरान भी वाइब्रेंट गुजरात जो समिट, ग्लोबल समिट था, वो एक बहुत बड़ा हिट हुआ था। काफी सारे लोग यहाँ पर आए थे, डेलीगेट्स आए थे, इन्वेस्टर्स आए थे, बिजनेसेस के ओनर्स आए थे, सीईओज आए थे, कई देशों ने इसमें हिस्सा लिया था पार्टनर कंट्रीज के तौर पर। तो उस सिलसिले वो एक पूरी जर्नी रही है, और जिसका आज हम एक भव्य रूप देखते हैं, जहां 13 डोम बनाए गए हैं, जहां मैं अभी मौजूद हूं। यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं वाइब्रेंट गुजरात के ग्लोबल ट्रेड शो की, जिसका कल उद्घाटन होना है। मतलब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के उद्घाटन से एक दिन पहले वहां पर यहाँ पर 13 डोम बनाए गए हैं। हजारों इन्वेस्टर्स हैं और एग्जिबिटर्स हैं, माफ कीजिएगा, हजारों एग्जिबिटर्स हैं, लेकिन एक भी एग्जिबिटर और ऐड करने की जगह नहीं है। तो इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी जर्नी ये 20 साल की वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की रही है। जी, आपने देखिए कैमरे का भी फ्रेम ऐसा बनाया मेघना कि आपके ठीक दाएं तरफ में हमें पूरा वो थीम दिखाई पड़ रहा है कि कौन से पेविलियन में क्या है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर ज्यादा फोकस रहना है। मैं देख सकता हूँ इंटरनेशनल थीम पेविलियन, ई मोबिलिटी, ब्लू इकोनॉमी,
इकोनॉमी और एक्सपीरियंस, गुजरात पेविलियन फॉर एमएसएम, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पर फोकस रहना है इस सम्मेलन के दौरान। बिल्कुल, मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगी यहाँ पर जिस तरीके से जो पूरा वेन्यू यहाँ पर बनाया गया है, उसमें अगर हम देखें तो इंटरनेशनल थीम है, ई मोबिलिटी एक अहम थीम है, ब्लू इकोनॉमी, और खासतौर पर लालचंद्र यहाँ पर हम देखें तो मेक इन गुजरात, क्योंकि गुजरात फोकस्ड है ये पूरा समिट, वाइब्रेंट गुजरात का ये समिट पूरा गुजरात फोकस्ड है। तो मेक इन गुजरात एक बहुत ही अहम एस्पेक्ट है। आत्मनिर्भर भारत ना केवल गुजरात को फोकस करते हुए, बल्कि अगर हम देखते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स आते हैं तो आत्मनिर्भर भारत अगर नेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या हो सकता है उस पर भी, और उसके साथ देखिए स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफी सारे अगर हम देखें तो स्टार्टअप्स के ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस है। और अगर हम देखें मेरे लेफ्ट में एक डोम है, जिस डोम में इंटरनेशनल जो एग्जिबिटर्स हैं उनके लिए खास तौर पर ये डोम डेडिकेट किया गया है, जिसमें हम देख रहे हैं अभी तैयारियां ही चल रही हैं। कल क्योंकि इसका उद्घाटन होना है तो जो लास्ट मोमेंट की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर जारी हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का एक एग्जिबिट है, जापान का सबसे बड़ा पवेलियन जापान का है। जापान हम जानते हैं सुजुकी एक बहुत ही बड़ा पुराना पार्टनर रहा है, खासतौर पर अगर जिस ब्रांड की हम बात करते हैं। जापान और गुजरात का एक बहुत बड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसको एक तरीके से और स्ट्रेंथन किया था, गुजरात और जापान का जिस तरीके से कोलैबोरेशन रहा है। यूके, फिनलैंड, नॉर्वे, यूएई, काफी सारे पवेलियंस यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है मेघना, आप वहाँ पर हैं और इस आयोजन के दौरान तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे समय समय पर। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा की जो विपक्षी इंडी गठबंधन है उसमें पेच कई जगहों पर है। पेच सीट शेयरिंग को लेकर है, पेच जो कन्वीनर है उस पोस्ट को लेकर के है, पेच कई क्षेत्रीय पार्टियों के बीच गुत्थम गुत्थी है, कांग्रेस के साथ कई क्षेत्रीय पार्टियों का टकराव है। तमाम मुद्दों पर करेंगे बात, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बारी आ गई है चर्चा, आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा जैसा कि हमने बताया कि विपक्षी गठबंधन में जो कुछ चल रहा है उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कहां कहां पेंच फंसे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन का कन्वीनर बनाए जाने की संभावना से फिलहाल तो इनकार कर दिया है। तो जेडीयू ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई आइडिया ही नहीं है। उधर कांग्रेस ने सीटों को लेकर तालमेल बिठाने की कवायद भी शुरू कर दी है। कल आरजेडी से बात की थी, आज आम आदमी पार्टी से दिल्ली और पंजाब की सीटों पर बात कर रही है। गठबंधन और सीट शेयरिंग की जो हलचल है उसके बीच कांग्रेस ने 539 लगभग सभी मान ही लीजिए लोकसभा सीटों के कोऑर्डिनेटर की लिस्ट जारी कर दी। ये अपने क्षेत्रों की हालत से आलाकमान को सूचित करेंगे कि वहां पर पार्टी कैसी है। ऐसा लग रहा है कि सीट शेयरिंग के बीच कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी को लेकर संशय बढ़ा दिया है। लोगों को लग रहा है कि पता नहीं कांग्रेस कितना झुकेगी, कितना एडजस्ट करेगी। जिन राज्यों में कांग्रेस की पकड़ है वहां गठबंधन को जगह नहीं मिलेगी, लेकिन दूसरे राज्यों में कांग्रेस पार्टी दूसरों से अधिक सीटों की मांग रखेगी। तो सीट बंटवारे पर कांग्रेस की 5 सदस्यीय कमेटी राज्यों के प्रमुख दल से तालमेल बना रही है और पार्टी का मानना है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब 14 जनवरी से शुरू होगी तो उससे पहली तस्वीर साफ हो जाए। लेकिन इस तस्वीर को साफ होने में अभी कुछ और वक्त लग सकता है। यूपी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उनकी पार्टी बसपा को गठबंधन में लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सपा पर तगड़ा हमला और तीखा हमला बोल दिया और अखिलेश को अति पिछड़ा और दलित विरोधी बता दिया। मायावती ने सपा पर तीखा हमला बोला, अखिलेश को अति पिछड़ा और दलित विरोधी बता दिया। और साथ ही मायावती ने सपा को 1995 के यूपी गेस्ट हाउस कांड की याद भी दिला दी। और इस बीच असम में AIUDF एक पार्टी है, उसके चीफ बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखकर की जा रही है। ये बयान काफी अहम है।
लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस पार्टी को फायदा नहीं होने वाला है, ये बदरुद्दीन अजमल का कहना है, जो असम की AIUDF के चीफ हैं। 14 जनवरी से 20 मार्च तक कांग्रेस की यात्रा चलने वाली है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 राज्यों के 85 जिलों से गुजरने वाली है। तो मुस्लिम समुदाय के बीच से गुजरने वाली इस यात्रा के रूट को लेकर गठबंधन के कई दलों के मन में वोट बैंक की सेंधमारी का खतरा है, इसीलिए कांग्रेस पर इस तरह का हमला बोल रहे हैं लोग। एक और अहम राज्य महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। और खाली सीट बंटवारे की बात नहीं है, बात तो यह है कि उद्धव गुट की शिवसेना की ओर से उद्धव ठाकरे को अब PM उम्मीदवार बनाए जाने की मांग उठ रही है कि इन्हीं को PM उम्मीदवार बनाइए उद्धव जी को। वहीं अजीत पवार ने फिर से शरद पवार को लेकर कहा है कि अब तो इस उम्र में उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। 84 साल होने के बाद भी ये आदमी रिटायर क्यों नहीं होता। विपक्षी इंडी गठबंधन में वंशवाद और भ्रष्टाचार के बीच बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक परिवार की बढ़ती दखल ने गठबंधन के सूत्र को कमजोर तो किया है। तो पश्चिम बंगाल में जो भाजपा के नेता और वहां के चीफ सुकांता मजूमदार हैं, उन्होंने कहा है कि 542 सीटों में कांग्रेस तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस अगर इन सीटों में लड़ेगी तो अलायंस का क्या होगा। कांग्रेस तैयारी कर रहा है मतलब कांग्रेस लड़ेगी, तो कांग्रेस अगर 542 सीटों में लड़ेगी तो ये अलायंस का क्या होगा। अलायंस क्या तंबाकू लेने गया जाएगा, तो ऐसे तो नहीं चल सकता। और मुझे लगता है वो भी सीनियर लीडर है, तैयारी अपने सीट से पहले करे, क्योंकि पिछली बार वो हार गए थे हमारे कैंडिडेट के साथ। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने कहा कि जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं जहां पर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ है, उन सारी स्टेट्स को लेकर बैठेंगे और सभी पर चर्चा होगी। सारी जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेट्स है जहाँ पे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है और जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, उन सारी स्टेट्स को इम्पोर्टेंट क्रिटिकल स्टेट्स को लेकर बैठेंगे और सभी पे चर्चा होगी। सारे पार्टनर सीरियस है और दी ओनली थिंग इज़ कि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा। तो कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का कहना है कि पंजाब की स्थिति तो केरल जैसी है, चाहे वहाँ लेफ्ट अलायंस जीते या इंडी गठबंधन, दोनों इंडिया अलायंस का ही हिस्सा है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दलों का कोई वजूद नहीं है। पंजाब की स्थिति केरल जैसी है, चाहे वहाँ लेफ्ट अलायंस जीते या कांग्रेस अलायंस जीते, दोनों इंडिया अलायंस का हिस्सा है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी या उसके घटक दलों का कोई वजूद नहीं है। उसी तरीके से पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं। सुन रहे हैं कि शायद अकालियों से वो कुछ गठबंधन कर रहे हैं। अब अटालियों का भी जो उनकी हालत है, मुझे नहीं लगता वो एक आध सीट भी जीतने की हालत में है। तो 13 सीटें अगर जीती जाएंगी तो या आम आदमी जीतेगा या कांग्रेस जीतेगा। कौन क्या जीतेगा मैं अभी उसमें नहीं पढ़ रहा हूं। तो एक तरीके से सारी सीटें इंडिया अलायंस की झोली में ही आएंगी। और अब सुनिए JDU के राष्ट्रीय महासचिव KC त्यागी को, जिन्होंने कहा कि JDU इंडिया गठबंधन का संस्थापक सदस्य है। भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़ी हुई तैयारी है वो हमें चिंतित करती है। कांग्रेस रूल स्टेट में या कांग्रेस जहां बड़ी पार्टी जैसी पार्टियों में सब कुछ ठीक है, किसी के साथ कोई सीट शेयर ही नहीं है, लेकिन जो नॉन कांग्रेस नॉन BJP स्टेट है वहां अनुपात से अधिक सीट मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यवहारिक तरीका है। जनता दल यू इंडिया गठबंधन का संस्थापक सदस्य, भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़ी हुई तैयारियां हैं वो हमें चिंतित करती। कांग्रेस रूल्ड स्टेट में या कांग्रेस जहां बड़ी पार्टियों में सब कुछ ठीक है, किसी के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं है, लेकिन जो नॉन कांग्रेस नॉन BJP रूल्ड स्टेट हैं या जहां उनकी ताकत ज़्यादा है, वहाँ अनुपात के से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यवहारिक काम है। कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र है अपने तरीके से संगठन को बनाने और मजबूत करने के लिए। उन्हें कांग्रेस की चिंता है, हमें इंडिया की चिंता है। इन सब के बीच एक खबर आज बड़ी चर्चा में है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि BSP ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल, चरित्र व चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया,
लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। वहीं एक अन्य पोस्ट में भी उन्होंने फिर से लिखा, और अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करती है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 सहित घिनौने कृत्यों को देखते हुए वह इनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेकों दलित विरोधी फैसले लिए गए हैं, तो कई फ्रंट है जहां पर कि बिल्कुल इंडी गठबंधन के अंदर मोर्चा खुला हुआ है। कहां से रास्ता निकलेगा, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ में जयराम विप्लव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस पार्टी के समर्थक। बहुत बहुत स्वागत जयराम जी, राहुल जी। चर्चा की शुरुआत करता हूं, विस्तार देता हूं। विनोद जी, कई फ्रंट खुले हुए लग रहे हैं। अब देखिए, संयोजक का पद, पीएम का पद, सीट शेयरिंग, आपसी धींगा मुश्ती, बहुत सारे फ्रंट लगता है एक साथ खुल गए हैं। उसमें फिर ये भी है, कई लोगों की तरफ से एक डेडलाइन भी रखा गया है, भाई सूर्य उत्तरायण में जाए 15 जनवरी को, उससे पहले पहले कर लो। कांग्रेस की शर्त है कि राहुल गांधी की यात्रा से पहले कर लो सीट शेयरिंग। अखिलेश जी, बाकी लोगों का कहना है कि 14 जनवरी से पहले पहले कर लो। जेडीयू कह रही है बहुत देर हो चुकी है पहले ही। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं विनोद जी, कुछ रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है, बीच में बातें तो हो रही हैं बहुत सारी। लाल जी, रास्ता तो आपने जितने भी साउंड बाइट सुनाए हैं वो तो साफ लोगों को समझ में आ जाएगी कि इंडिया गठबंधन का किस मोड़ पे और किस जगह पे वो आज की तारीख में ये गठबंधन खड़ा हुआ है। सवाल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज अभी देखिए कि अभी तुरंत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो कोऑर्डिनेशन की इनकी अपनी कमेटी बनी हुई थी, उनने आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं से बात की है सीट शेयरिंग के मामले पे दिल्ली और पंजाब को लेके। अरविंद केजरीवाल खुद गुजरात में है और वहाँ एक कैंडिडेट भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है वहाँ से। तो इस तालमेल को आप समझ सकते हैं कि नेता यहाँ बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल वहाँ एक कैंडिडेट को वहाँ लोकसभा के लिए उतार रहे हैं मैदान में कि हमारा ये कैंडिडेट होगा आम आदमी पार्टी का। इस तरह से सीट शेयरिंग की बात इनको चल रही है। इसकी गंभीरता का अंदाजा लगाने के लिए आप इन चीजों को समझ सकते हैं जी। रही बात, जब मल्लिकार्जुन खड़गे कल एक तरह से स्पष्ट करते हुए कहा था कि उन्होंने 539 जो कोऑर्डिनेटर की लिस्ट दी है, जो उनके हर लोकसभा सीट पे जाके वो इसका एक पर्यवेक्षक के तौर पर आप मान सकते हैं कि वो फीडबैक देंगे, हालात की वहाँ की स्थिति क्या है वो आला कमान को देंगे। उसके बाद आला कमान तय करेगी कि उनके ABC कैटेगरी में कौन सीटें पे उनको मजबूती से लड़ना है और कौन सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ना है जी। इतने संशय के बीच में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष कह रहे हैं, कन्वेनर के चुनाव को एक तरह से उन्होंने दरकिनार करके कहा है कि 10-15 दिन के बाद देखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि सीट के मामले को लेकर कांग्रेस खुद फैसला लेना चाहती है। ये पार्टी तय करेगी, जबकि जितने भी रीजनल पार्टी हैं और संगठन के दूसरे दलों के लोग हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस पहले जो त्याग की बात कह रही थी गठबंधन से पहले, वो कम से कम एक बार त्याग दिखाए कि यूपी में कितनी सीटें उनको चाहिए, बिहार में कितनी सीटें चाहिए, बंगाल में कितनी सीटें चाहिए। इसके बदले कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि वो 539 सीटों पे अपना कोऑर्डिनेशन के लिए कोऑर्डिनेटर को नियुक्त कर दिया है। अब सवाल ये है कि पिछले 2019 में कांग्रेस ने 436 शायद जहां तक मुझे याद है 436 कैंडिडेट को उतारी थी पार्टी की तरफ से, उसको मैदान में उतारा गया था। 150 से ज्यादा उसमें कैंडिडेट जो थे कांग्रेस के, उनकी जमानत जब्त हो गई थी और 50 या 52 उनकी सीटें आई थी। तो अब सवाल यह है कि ये बात तो पब्लिक में भी है, ये बात सारे दल के लोग जानते हैं कि अगर आप 540 भी उतार देंगे कैंडिडेट, इसके बाद आपका हासिल क्या होना है। तो यही बात कांग्रेस की तरफ से जब ये बात कहा जा रहा है कि जितने स्टेट हैं, जिनके राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश लीजिए, इन सब, गुजरात लीजिए, हिमाचल लीजिए, इसमें कांग्रेस किसी भी सहयोगी की भूमिका नहीं चाहते हैं, तो फिर यूपी में, बिहार में, बंगाल में वो रीजनल पार्टी उनको सीट देने के लिए क्यों तैयार हो। इतने झंझावात के बीच में अगर ये इंडिया गठबंधन है तो इटसेल्फ की ये एक भ्रम है, धोखा है। आश्चर्य भी कह सकते हैं इसको, भ्रम कहिए, आश्चर्य कहिए, है ना। राहुल जी, कल मीटिंग बुलाई, जेडीयू ने कहा हम नहीं जाएंगे, हम क्यों बात करेंगे, हमको नहीं बात करनी, हमको जो बात करनी होगी हम आरजेडी से कर लेंगे। हाँ, लग रहा है जैसे कि 9 दिन चले 2.5 कोस, एक कहावत जो है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से कि कई दल ये कह रहे हैं कि भाई 14 जनवरी का एक होना चाहिए डेट, कांग्रेस खुद भी कह रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रगति वैसी हो नहीं रही है। आपको क्या लगता है कि
कहां कहां पर पेंच फंसा हुआ है राहुल जी? क्या कांग्रेस की बाहों को ये जो 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं, इसके बाद से क्षेत्रीय दल कुछ ज्यादा मरोड़ रहे हैं क्या राहुल जी? देखिए, कई चीजों के मीनिंग गलत निकाले जा रहे हैं लालचंद जी। देखिए, 539 सीटों पर अगर कांग्रेस ने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया तो इसका मतलब ये नहीं कि 539 सीटों पर लड़ने जा रही है। हाँ। अगर कांग्रेस को अपने गठबंधन सहयोगियों को भी मदद करना है, क्योंकि गठबंधन है, तो आप अपने जो आपके कार्यकर्ता हैं, आपके अपने जो आपका फोर्स है, आप उसको एक्टिव करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसका मतलब कहीं से नहीं है कि कांग्रेस जो है कि सब जगह चुनाव लड़ रही है। अगर मान लीजिए कहीं पर सहयोगी दल भी चुनाव लड़ेंगे, उनको भी कांग्रेस का वोट ट्रांसफर हो, तो उसके लिए भी आवश्यक है। तो इसलिए तमाम दल, मान लीजिए जब अखिलेश यादव कहते हैं कि हम 80 के 80 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं जी, इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश के 80 सीट पर अखिलेश यादव लड़ेंगे। अच्छा। लेकिन उन 80 सीटों पर उनका जो कुछ भी प्रभाव होगा उसको ट्रांसफर करने के लिए उनको ताकत तो लगानी पड़ेगी कि भाई वहां पे भी जो उनके समर्थक हैं वो चुनाव के दिन निकले और गठबंधन के लोगों को वोट करें। उसका आशय ही है। देखिए, 2-3 चीजें और मैं कह दूं। कह दीजिए। यहाँ पे देखिए, जो तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि भाई सीट शेयरिंग को लेके, देखिए कहीं कहीं पहले ही अगर बिहार के संदर्भ में मैं बात करूं तो वहां पे आरजेडी, जदयू और कांग्रेस के बीच में मोटे तौर पे एक सहमति बन भी गई है। वो आपको धीरे धीरे 14 जनवरी तक दिख भी जाएगी कि 16 सीट पे आरजेडी, 16 सीट पे जदयू और बाकी जो 8 सीट है कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जो है उसमें अन्य जो पार्टियां, वामपंथी पार्टियां, ये लोग सब मिलकर लड़ेंगे। इसी तरीके से देखिए उत्तर प्रदेश का मामला है, तो उसमें कांग्रेस को क्या मिलेगा फिर? कांग्रेस को मिलने की बात महत्वपूर्ण नहीं है लालचंद जी। महत्वपूर्ण बात यह है कि देश को तानाशाही के शक्ति से मुक्त कराना। यह तो है कांग्रेस कि देश के संवैधानिक अगर इसी मकसद को मान लिया जाए, तो कांग्रेस आपको लगता है एक हद से ज्यादा झुक पाएगी क्या? दबाव में आ पाएगी कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस ना तो दबाव में आ रही है ना किसी को दबाव में डाल रही है। यहाँ पे है कि गठबंधन में जो जेन्युइन है कि सीटों का, जो सीट को जीत सकता है वही सीट को लड़े और उसी को सीट दिया जाए। यहीं पर तो पेच है, यही तो पेच नहीं है ये। देखिए, पेच नहीं है ये। देखिए, अगर मान लीजिए कांग्रेस दबाव बना के ज्यादा सीट ले लेती है या कोई दूसरे क्षेत्रीय दल ज्यादा सीट ले लेते हैं, तो सीट लेना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अंततः जिस दिन लोकसभा चुनाव का परिणाम निकले उस दिन उस चुनाव पेटी से, उस दिन मतगणना पत्र से उस दिन जो है कि निकलना चाहिए रिजल्ट। अच्छी और आदर्श बात आपने कही, अच्छी और आदर्श बात आपने कही। लेकिन जब हम बयान सुनते हैं संजय राउत का, अरविंद केजरीवाल का, ममता बनर्जी का, उधर टीएमसी के नेताओं का, तो बड़ी मतलब धुंधली सी तस्वीर अभी लग रही है। खैर, मैं लौटता हूँ आपके पास। जयराम विप्लव जी, ये सब कुछ हो रहा है इनके खेमे में, आपके खेमे में क्या क्या हो रहा है? या आप इनके खेमे का ही बस जिसे कहते हैं दिग्दर्शन कर रहे हैं खाली? देखिए, समस्या तो वहाँ होगी ना, निराकरण तो वहाँ निकालने की आवश्यकता है जहाँ तालमेल नहीं बल्कि घालमेल है। अच्छा। और घालमेल किस चीज का है? स्वार्थ का। घालमेल है कुर्सी का, घालमेल है भ्रष्टाचार का, परिवार का, वंशवाद का, और घालमेल है दलित विरोधी मानसिकता का, हिंदू विरोधी मानसिकता का। और उसका प्रदर्शन इनके दल के और इनके गठबंधन में शामिल तमाम नेता कर रहे हैं। मायावती जी ने ठीक तो याद दिलाया, 2 जून को 1995 की घटना हो या फिर 20 मार्च 1989 की घटना, ये भारतीय आधुनिक राजनीति के इतिहास में ये कौरव की उसी सभा का परिचायक है जहां द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। और वो दोनों के दोनों दुशासन मानसिकता वाली पार्टियां आज इंडी अलायंस में शामिल हैं। तो इनके मुंह से महिला सम्मान, महिला नारी सुरक्षा जैसे विषय बहुत ही घिनौने प्रतीत होते हैं। जब मेवाराम जैन की फाइल पर इनकी सरकार कितने साल तक छुपा करके उसको दबा कर बैठी रही। अब सवाल ये है कि आज इनके गठबंधन के अंदर एक तो आपस में लड़ो, और उससे जब मौका मिल जाए तो फिर देश को जातियों में लड़ाने के लिए, देश को क्षेत्रवाद में लड़ाने के लिए, देश को भाषा के आधार पर लड़ाने के लिए बयानबाजी करो। लंबी श्रृंखला रुक ही नहीं रही है। आज भी बिहार से 2 घटिया बयान सामने आए। एक राजद के विधायक अजय यादव ने कह दिया कि अयोध्या में जो भीड़ जुटने वाली है वहां पर सरकार ही ब्लास्ट कराएगी। इस प्रकार की घटिया मानसिकता। और चंद्रशेखर यादव जो वहां के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने पुनः वही सारी बातें कह दी। मंदिर को का अड्डा बताना, प्रभु श्री राम के ऊपर सवाल उठाना। कहने को तो तेजस्वी यादव भी सवाल उठा चुके हैं। तेजस्वी यादव भी सवाल का भी लाल जी मुझे
बस थोड़ा सा और समझ हाँ, लीजिए, मैं हाँ, उनको भी conclude। थोड़ा मानसिकता उनकी साफ करना चाहता हूँ। वो मानता हूँ मेरे छोटे हैं, 1-2 साल मुझसे उम्र में, और पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन उनको समझने की आवश्यकता है कि मंदिर अलग है, अस्पताल और स्कूल अलग है, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में विकास के साथ साथ विरासत चलती है। हमने अस्पताल को छोड़ा नहीं है। आता हूं राहुल जी। 10,000 जन औषधि केंद्र खोलने वाली यही सरकार है। यही सरकार है जिसने 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान के जरिए स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी उपलब्ध कराई और स्वास्थ्य का बजट 2 गुना किया। यही सरकार है जो दशकों से लटकाए हुए शिक्षा नीति को हम लागू करने में सफल हुए। तो शिक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, साथ ही भारत की सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित ठीक है, विरासत के साथ विकास जो प्रधानमंत्री कहते हैं। मैं और राहुल जी आपको छोटा काउंटर, हालांकि राहुल जी जानते हैं मैं जयराम जी को कहने वाला था, मैं आ रहा हूँ, मैं जयराम जी को कहने वाला था कि भाई आरजेडी का प्रवक्ता तो है नहीं, अभी किनसे पूछा, लेकिन आपने उंगली उठाई है तो कुछ आप जवाब दे दीजिए, फिर विनोद जी के पास जाऊंगा। मैं तो जवाब दे दूं इनको कि इन्होंने जो है कि एक तो चुनाव आचार संहिता के तमाम नियमों का उल्लंघन करके करणपुर में जो है कि वहां पे उपचुनाव होने वाला था और मंत्री बना दिया था, 4 मंत्री टीटी जी को दे दिया था इन्होंने, सुरेंद्र सिंह टीटी जी को। और आज विधानसभा उस उपचुनाव में जनता ने इनके बिना विधायक बने हुए व्यक्ति को, जिनको इन्होंने लड़ाया, मंत्री बनाया था, उसको जनता ने 12,500 वोटों से ज्यादा से हरा दिया राजस्थान में। तो आपके वो तमाम तरह की चीजें जो आपने दावे वादे झूठे वादे करके राजस्थान में आ गए, तो जनता बड़ी मुंहतोड़ जवाब लूंगा, इस पर जवाब लूंगा जवाब उनसे, मैं जवाब लूंगा। विनोद जी ये बताइए कि ये जो मायावती का आज का बयान है, ये तो बड़ा तीखा बयान है कि, और मुझे लगता है ये कांग्रेस की चुनौती को बढ़ाने वाली है। आप देखिए कांग्रेस की कोशिश रही कि वहाँ पर मायावती जी को भी ले आए गठबंधन में, लेकिन मायावती जी ने जिस तरह रिएक्ट किया, और जो सपा का भी रवैया है, खाली मायावती की बात नहीं है, आपको लगता नहीं कि कांग्रेस की चुनौतियाँ इससे बढ़ेंगी एक गठबंधन में सबको एक साथ लाने में या एक फॉर्मूला निकालने में? लाल जी, पहले मैं राहुल लाल जी को जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपके सवाल पे आता हूं। अभी बात राजस्थान के जो उपचुनाव की बात कर रहे थे, तो क्या आज जयराम रमेश माफी मांगेंगे इलेक्शन कमीशन से? जो ईवीएम और वीवीपैट को लेके जो इतना आंदोलन में थे, वो रोज रोज एक इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख रहे थे, या उनके नेता दिग्विजय सिंह रोज एक ट्वीट कर रहे हैं, रोज सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड करवा रहे हैं ईवीएम को लेके और व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं। तो क्या आज ये माफी मांग लेंगे कि राजस्थान सरकार के एक मंत्री का आज इस उपचुनाव में उनको हार चुके हैं? तो आप ये सवाल उठाइए कि यहाँ पर ईवीएम ने तय नहीं किया, यहाँ कांग्रेस जीत गई। पहले राहुल लाल जी जाए और जयराम रमेश को बोले कि आप माफी मांगिए इलेक्शन कमीशन से, जो उनको आप चुनौती हुए देखते हैं, तो कम से कम आज कम से कम आपको ये तो ऐसा मसला बन गया ना ईवीएम का, तो मुझे लगता है आम आदमी इसको अब सुनना भी नहीं चाहे। तो आप जब इस इलेक्शन में और इस चुनाव में आप जब लोगों में आप एक तरह से कंफ्यूजन पैदा करते हैं, कभी ईवीएम पे, कभी आप गठबंधन को लेके, कभी आप राजनीति में धर्म को लाके, हर चीज में आप ये देखिए कि ये अपने हिसाब से बात है। एक राहुल गांधी क्या अभी भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा बन गई है, उसका ही रूट आप देख लीजिए। तो बदरुद्दीन ने किस तरह से आपको जवाब दिया है, बोल दिया कि भाई कोई फायदा नहीं होना। आपके पॉइंट पे आता हूं। मायावती का रिएक्शन, आज का जो ट्वीट है जो एक्स मीडिया हैंडल पे उन्होंने लिखा है, ये उनका जवाब है। ये कांग्रेस और सपा दोनों के लिए है। ये सपा को इसलिए है कि कांग्रेस के ही नेता, कल यूपी कांग्रेस के नेता ने कहा कि हमें बसपा से हमारा संपर्क चल रहा है, वो एक तरह से संवाद की प्रक्रिया में थे। तो अब बसपा ने एक तरह से ये क्लियर कर दिया है, जो सपा के स्टैंड में कि उसका गठबंधन में मायावती नहीं होगी, तो मायावती ने ये साफ कर दिया है कि भैया हमें गठबंधन की तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। और वो भी उस सपा के साथ जो उन्होंने 1995 का वो यूपी गेस्ट हाउस के याद करते हुए उन्होंने बता दिया कि इनकी असलियत यही है। ठीक है। तो अब सवाल यह है कि अगर मायावती यूपी में नहीं है इस गठबंधन के साथ में, तो फिर कांग्रेस का जो लगातार संपर्क है, उस संपर्क का मतलब क्या है कि आप अपने दूसरे जो घटक दल है सपा, उसको भी कंफ्यूज करके रखते हुए हैं। ठीक है। और आप उधर से अपने कोऑर्डिनेशन में आपने जो बनाया है कोऑर्डिनेटर को, वो भी आप 80 के 80 सीट पे उतार रहे हैं। तो फिर सपा के सब किस तरह के जवाब आप चाहते हैं? तो सपा तो कह रही है कि हम 80 के 80 सीट लड़ेंगे। बिल्कुल। तो ये सारी कंफ्यूजन के चीज में सिर्फ यही है कि इनका मकसद है कि राहुल गांधी की ये यात्रा 14 जनवरी
फरवरी से निकलनी है और वो 14 राज्यों में 85 लगभग जिलों में जाना है, तो उनको लगता है कि ये एक तरह से मैसेज जाए देश में कि इंडिया गठबंधन के सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक तरह से राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ है। जो ये इस तस्वीर जो बनी हुई तस्वीर है आज की, उसमें तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। अखिलेश जी ये भी कह रहे हैं कि 14 जनवरी से पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कर लो, जो 2-4 सीट हम दे रहे हैं ले लो, उसके बाद हम न्याय यात्रा में शामिल होंगे। राहुल जी अब देखिए ये तस्वीर साफ है, अगर सपा 2 कदम दूर तो मायावती 4 कदम दूर, तो लगता नहीं खाई काफी ज्यादा है राहुल जी? ये खाई काफी ज्यादा है, लेकिन मैं आपको डंके के चोट पे कह रहा हूं, इस खाई को कांग्रेस पार्टी पाट देगी और आप देखिएगा सीटों का बंटवारा का मैं एक मोटा सा गणित भी बता देता हूं, उत्तर प्रदेश में भी 30 सीट, क्योंकि देखिए लेकिन देरी भी हो रही है क्योंकि जेडीयू कह रही है पहले ही बहुत देर हो चुकी है। नहीं, वो देर तो हुआ है, लेकिन ये 14 जनवरी तक इसको पूरे निपटाने के तीव्र गति से प्रयास चल रहा है। मैं बता दे रहा हूँ सीटों का क्या स्थिति रहेगी मोटे तौर पे। 30 सीट पे एक तरह से 30 सीटों के आसपास समाजवादी पार्टी, 30 सीटों पे लगभग जो है कि बहुजन समाज पार्टी, 10 सीटें कांग्रेस और 10 सीटें इसमें अन्य। यहाँ पे मुझे नहीं लगता 30 सीट समाजवादी पार्टी लेके मान जाएगी। चलिए 35 हो जाए, मतलब 4-5 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं। अच्छा, मायावती जीते, राजस्थान में भी कांग्रेस जगह देगी, मध्य प्रदेश में भी जगह देगी, इस प्रकार की तमाम तरह की चीजें चल रही है। अमित को अगर देखिए अभी सी वोटर के सर्वे का आपने देखा होगा कि उनके लिए क्यों आवश्यक है, वो अगर अकेले लड़ती हैं तो पिछले विधानसभा चुनाव में वो 13% वोट शेयर था, 12.88, वहां से गिर के वो वोट शेयर उनका 5 से 6% पे आ जाएगा। तो उनके लिए भी एक मजबूरी की स्थिति। और हालांकि सारे प्रयोग पहले हो चुके हैं, सारे प्रयोग पहले हो चुके हैं, बुआ बबुआ भी साथ आए, 2 लड़के भी साथ आए, लेकिन गेस्ट हाउस कांड तो 2019 के पहले भी वो ठीक है, लेकिन उसको भी मायावती और अखिलेश जी दोनों साथ आए, ठीक है, फिर अभी साथ आने प्रयास करेगी। जयराम जी ये जो स्ट्रेटजी बन रही है कि प्लेटफॉर्म पर एक साथ आए, तो आपका फॉर्मूला वही है क्या जो 50+ वाला फॉर्मूला है कि 50% से ज्यादा वोट का इंतजाम करो और चाहे कोई भी गठबंधन बने, बुआ बबुआ बने, 2 लड़के बने, कोई भी बने, सबको जो है 50% वाले फॉर्मूले से मात देने की योजना है क्या? देखिए आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे लगा कि आप यही बोलेंगे, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया। 224 से अधिक सीटों पर हमने 2019 में ही 50% से अधिक मत प्राप्त करके एक इतिहास रचा था और इस बार हम 50+ की लड़ाई लड़ रहे हैं। 50% से अधिक मत हासिल करना है। चुनाव में तो हम जीत रहे हैं और पूर्ण बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। पिछली बार से हमारी सीटें बढ़ेगी ये भी तय है। अब बचे हुए 60-65 दिनों में विपक्ष अगर कुछ अपना प्रयास करना चाहता है तो उस पे हमें कोई आपत्ति नहीं है और खास करके हमें प्रसन्नता है कि देश की जनता यह भी देख ले कि किस प्रकार जिस केजरीवाल की पास बगल में वो शीला दीक्षित से लेकर कलमाड़ी से लेकर के स्टालिन और करुणानिधि लालू प्रसाद डायरी लेके चलते सोनिया गांधी सबकी सबूतों की फाइल होती थी। वो फाइल रखने वाले लोग या जो कांग्रेस पार्टी जिसके विरोध में लालू और नीतीश खड़े हुए थे वो लोग, या बुआ और बबुआ के बीच में कैसा संबंध था, ये जो आप याद दिला रहे हैं ना, याद दिलाई, ये जो याद दिला रहे हैं, समझेगी ये जो याद दिला रहे हैं कि ये सारे वैचारिक विरोधी लोग, एक दूसरे के खून के प्यासे रहने वाले लोग, अलग अलग बातें करने वाले लोग आज एक साथ खड़े हैं क्योंकि देश में एक ईमानदार नेतृत्व को हराना चाहते हैं। कुछ ही नेता ऐसे हैं जो उसको याद करके चल रहे हैं, संदीप दीक्षित टाइप के नेता है ना। राहुल जी आप कुछ याद रखे, राहुल जी शॉर्ट में आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोलिए जल्दी से। मैं संक्षेप में यही कहूंगा कि जयराम विप्लव जी कह रहे हैं कि और सीटों की संख्या बढ़ेगी। भाई आप राजस्थान में पहले आप लगभग उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में आप 100/100 पे थे, तो कहीं 1 सीट कम, कहीं 2 सीट। ठीक है, उनका कहना है कि हम उत्तर प्रदेश बंगाल वगैरह में बढ़ाएंगे। चलिए बढ़ाइएगा, आपके बढ़ाने के दक्षिण भारत में आपके दरवाजे बंद हो चुके हैं आपके। और आपको मैं बता दूं कि राजस्थान में उत्तर भारत में भी आपको बड़े झटके लगने वाले हैं आपको। ठीक है, इस बीच एक अपडेट भी आ रही है। इस बीच एक अपडेट मैं आप सबको दे देता हूं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो बीच बैठक थी वो खत्म हो गई और आम आदमी पार्टी ने अपनी मांग रखी है
दिल्ली में कांग्रेस ने 4 सीटें मांगी है कि हम 4 सीटों पर लड़ेंगे। पता नहीं आम आदमी पार्टी तैयार होगी कि नहीं होगी। उधर जो बाकी जो अरविंद केजरीवाल है वो तो पंजाब में 13 सीटों पर। लालचंद जी अच्छा, इतने कैंडिडेट भी हैं इनके पास, सबसे बड़ा चलिए ठीक है। कल जो है कल एक महत्वपूर्ण बैठक है महाराष्ट्र पे। कल महाराष्ट्र पे महत्वपूर्ण बैठक है इनकी। कल देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कल की बैठक का जो बिहार पर थी नतीजा नहीं निकला, आज की बैठक का भी कोई नतीजा नहीं, कल का देखते हैं। समय बीतता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम जी जुड़ने के लिए, राहुल जी आपका भी जुड़ने के लिए, विनोद जी आपका भी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो खास तौर पर बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में जो ईडी की टीम पर हमला हुआ था वो मामला तूल पकड़ रहा है और राज्यपाल काफी सख्त हो गए। करेंगे इस पर बात। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। अब बारी एक और बड़ी खबर की। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमले के बाद अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राज्यपाल CV आनंद बोस ने ममता सरकार को चेतावनी दी है। तो पश्चिम बंगाल में आपको याद होगा कि जो ईडी की टीम गई थी जांच करने के लिए, तो उनके ऊपर हमला हुआ था, खून खराबा भी हुआ था। राज्यपाल CV आनंद बोस ने ममता सरकार को चेतावनी दी है और राज्य के गृह सचिव और DGP को भी तलब किया था राज्यपाल ने। और राज्यपाल ने साफ तौर पर कहा ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है जो ऐसी स्थिति देखने को मिले। एक भयानक घटना है जो काफ़ी चिंताजनक है। राज्यपाल ने ये साफ तौर पर ये बात कही थी और ये भी कहा था कि लोकतंत्र में बर्बरता को रोकना एक सभ्य सरकार का कर्तव्य है और यदि ये नहीं होगा तो संविधान अपना रास्ता अपनाएगा ही। कड़े शब्द थे राज्यपाल के। आगे उन्होंने कहा मैं उचित कार्रवाई के लिए अपने संवैधानिक विकल्प का उपयोग भी कर सकता हूं। राज्यपाल के ये शब्द थे। हुआ यह था कि उत्तरी 24 परगना के संदेशखाली इलाके में तृणमूल नेता शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने के लिए ईडी की टीम पहुंची थी और उन पर जानलेवा हमला हो गया था। खून खराबा हुआ था, लहूलुहान कर दिया था। हमले में कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और कई अधिकारी इसमें घायल हो गए थे। इन घायल अधिकारियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। तो ईडी टीम पर हमले के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही ममता सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा। बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र तक लिखा और हमले की जांच NIA से कराने की मांग की। उधर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह हमला तो राज्य सरकार के गुंडों ने किया है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, बंगाल में संघीय ढांचा समाप्त हो गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक नहीं बल्कि तानाशाह की भूमिका में है। वो समझती हैं कि बंगाल भारत से कटा हुआ है। पश्चिम बंगाल में मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि बंगाल में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, बंगाल में संघीय ढांचा समाप्त हो गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक नहीं होकर के वो डिक्टेटर की भूमिका में है और अपने को समझती है कि ये भारत से कटा हुआ है। ये किम जोंग की तरह ट्रीट करती है, कोरिया के प्रेसिडेंट की तरह। देश में लोकतंत्र को बचाना है तो ममता बनर्जी की सरकार को खत्म करना पड़ेगा, जनता को। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़ चुके हैं हमसे इस खबर पर चर्चा करने के लिए। दादा, सबसे पहले तो ये बताइए कि शाहजहां शेख क्या बांग्लादेश भी भाग सकते हैं क्या, जो पोरस बॉर्डर है उसका इस्तेमाल करके? और ये कि राज्यपाल ने जो कठोर शब्द कहे हैं उससे लेकर के अभी तक वहाँ क्या स्थिति बनती दिख रही दादा? देखिए, पहले तो बता दूं कि राज्यपाल ने जिस तरह से कल रात को CRPF की IG और ED ऑफिसर्स के साथ बात करने के बाद जो
प्रेस स्टेटमेंट दिया गया है गवर्नर हाउस की तरफ से, वो हमारे सामने आए और काफी सख्त स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं कि कार्रवाई करें, नहीं तो हमको कुछ करना पड़ेगा। तो ये गवर्नर साहब अपने तरफ से जो करना है वो कर रहे हैं। और अगर मीडिया की रिपोर्ट माना जाए तो ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नर ने होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को कॉल करके बुलाए थे या उनसे कुछ रिपोर्ट मांगे थे, लेकिन इन तीनों ने उनका फोन ही नहीं उठाया। तो अगर इसमें कितना सच्चाई है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये लोगों का कहना है और मीडिया रिपोर्ट है। ये एक तरफ है। दूसरी तरफ आप बांग्लादेश की बात कह रहे हैं, तो मैं ये बताऊं कि ये जो सारे लोग हैं, ये जो शेख शाहजहां और इस तरह की लोग जो है जहां पे रहते हैं, ये पूरे देश को मैं बताना चाहता हूं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की काफी कोशिश के बावजूद भी मुश्किल ऐसा है कि जिस जगह पे ये लोग सुंदरबन के पूरे सीमाने पे रहते हैं वो रिवराइन बॉर्डर है, मतलब नदी है वहां पे बॉर्डर, वहां पे फेंसिंग करना मुश्किल है। और ये जो इस तरह के लोग हैं, ये शेख शाहजहां और इनका आना जाना रहता ही है बांग्लादेश। मतलब एकदम मैंने कभी लगा कि यहाँ पे बहुत दिन हो गया है जो काम कुछ वहां पे एंटी नेशनल काम करना, उधर की हिसाब से एंटी नेशनल काम करना है तो पहुंच जाता है उधर, और इधर की हिसाब से एंटी नेशनल काम करना है तो काम करते हैं यहाँ पे। तो कहना मुश्किल है कहाँ पे है, लेकिन जैसे शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि पुलिस की निगरानी में किसी जगह पे रखा गया है उनको हमारे देश में ही जी। तो सच्चाई क्या है ये तो पता चलेगा बाद में। जरूर जरूर, और इस मामले में हम लोग बात तो करते रहेंगे। आज समय कम है इसलिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फिलहाल यहीं पर। तो ये मामला बड़ा बनता जा रहा है और इससे जुड़ी खबर हम आपको बताते रहेंगे। और एक और बड़ी खबर है जो कर्नाटक से जुड़ी है। राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने को लेकर कांग्रेस में संशय की स्थिति है कि अयोध्या जाएं या नहीं जाएं, और पार्टी की ओर से कहा गया है कि समय आने पर बता दिया जाएगा कि अयोध्या में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जबकि निमंत्रण मिला है बड़े नेताओं को। जाएंगे कि नहीं जाएंगे इसके बारे में अभी संशय की स्थिति है, लेकिन एक चीज़ पर फैसला कर लिया और वो है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है और कहा है कि सभी सरकारी 34,000 मंदिर जो राज्य में हैं उसमें 22 जनवरी को विशेष पूजा कीजिए। तो बीजेपी ने इसे कटाक्ष करते हुए सद्बुद्धि कहा है। दरअसल कर्नाटक पुलिस ने पिछले हफ्ते एक राम भक्त को 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया था और भारी विरोध के बाद कांग्रेस सरकार बैकफुट पर आ गई थी और उधर कोर्ट ने कार्यकर्ता को जमानत दे दी थी। तो बीजेपी इसे तुष्टीकरण के ऊपर एक बड़ी जीत बता रही है, विपक्षी भारतीय जनता पार्टी। कर्नाटक में शासन द्वारा संचालित मंदिरों से प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि का राजस्व राज्य को मिलता है, लेकिन जो वहाँ के हिंदू संगठन है राज्य के, वो मंदिरों की सरकारी तंत्र से नियंत्रण से मुक्ति चाहते हैं। विशेष पूजा का आयोजन संभवतः लोगों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश भी हो सकती है। इधर आरजेडी नेता मंदिर को गुलामी का रास्ता बताते हैं, कभी रामचरितमानस पर सवाल उठाते हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तक मंदिर की उपयोगिता पर सवाल उठाते हैं। तो एक तरफ देश जो है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहित है, लेकिन विपक्षी नेताओं के बिगड़े बोल मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ कर कुछ अलग ही संदेश देना चाहती हैं। हमारी संवाददाता आयशा खानम बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और उनसे समझते हैं ये पूजा का मकसद क्या है। आयशा, क्या चीज़, कौन कौन सी नाराज़गी है? एक तो जो राम भक्त पर कार्रवाई हुई थी वो, और दूसरी मंदिर प्रबंधन को लेकर के भी, तो उसी नाराज़गी को दूर करने की कोशिश, क्योंकि दिल्ली में तो अभी तक फैसला किया नहीं कि अयोध्या जाएंगे कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल हैरानी की बात है कांग्रेस को इतनी देर लग रही है फैसला करने में कि मंदिर जाएं या ना जाएं, जबकि कुछ आला नेताओं को बाकायदा फॉर्मल इनविटेशन भी मिला है। लेकिन कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में कांग्रेस शायद एक उलझन में फंस गई है। एक तरफ जिस तरह से कारसेवक की गिरफ्तारी के बाद एक माहौल बना, बीजेपी ने लगातार कांग्रेस सरकार को एक्सपोज करने की कोशिश की और बताया कि कैसे कांग्रेस जो है एक दोगला रूप अपनाती है धर्म के मामले पर। इस बात पर काफी हंगामा हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मंदिर जाना नहीं चाहते। यहाँ भी कुछ पूजा होती है तो मंदिर के अंदर नहीं गए, एक वीडियो भी वायरल किया था बीजेपी ने। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि उनके नाम में ही राम है, सिद्ध रामैया है, तो वो राम भक्त हैं। और डी के शिव कुमार ने कल कहा कि वो बहुत बड़े राम भक्त हैं। लेकिन डी के शिव कुमार ने एक आपत्तिजनक बयान भी जारी किया और कहा कि जो बीजेपी ने जो निमंत्रण दे रहा है, जो इन्विटेशन दे रहे हैं, अक्षता
के जो कार्ड दिए जा रहे हैं, उसके साथ यहाँ पर पूजा किए हुए चावल दिए जाते हैं एक इनविटेशन के तौर पर। तो उनका ये कहना था कि ये जो चावल बीजेपी बांट रही है वो कर्नाटक सरकार के चावल हैं। ये कैसी बात है? बहुत बेहुदा बयान उन्होंने दिया और इसको लेकर बीजेपी ने काफी उनकी आलोचना भी की। तो समझ नहीं आ रहा कांग्रेस को कि क्या इस पूरे जो आयोजन होने वाला है, राम उत्सव होने वाला है, उसका सपोर्ट करें या फिर उसका विरोध करें, समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस को। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी नहीं मिल रही है इस पूरे मुद्दे पर और कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह से कर्नाटक में जो है इस पूरे माहौल को एक राजनीति के लिए न्यूट्रलाइज किसी तरह करें। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आज समय कम है, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए खबर को। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद कर्नाटक से आपको लिए चलेंगे सीधे सिरमौर कश्मीर और वहां से एक अच्छी खबर दिखाएंगे। सर बीड़ी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि लिए चलेंगे कश्मीर और दिखाएंगे अच्छी खबर। श्रीनगर के लाल चौक से कुछ ही दूरी पर मैसूमा में 350 साल पुराने मंदिर की घंटी बजी और इसने नए बदलाव की दस्तक दी। तो करीब 32 साल के बाद आनंदेश्वर भैरवनाथ मंदिर में पहली बार हवन और पूजा हुआ। हवन और पूजा का आयोजन हुआ आनंदेश्वर भैरवनाथ मंदिर में। आतंकवाद के बाद बंद पड़े इस मंदिर में पूजा के आयोजन ने बदलाव की पुष्टि की कि किस तरह से अब जम्मू कश्मीर बदल रहा है। विस्थापित हिंदुओं के कश्मीर लौटने से मंदिरों की रौनक भी बढ़ रही है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है। विस्थापित हिंदुओं के लौटने के बाद स्थानीय लोग भी इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंदिर में विधिवत पूजा संपन्न हुई। आप उसी पूजा के दृश्य देख रहे हैं, किस तरह लोगों के मन में, श्रद्धालुओं के मन में उत्साह है। तो शानदार परंपरा में अब आस्था को लेकर भी नई सोच बढ़ी है। अलगाववाद के खात्मे के बाद कश्मीरियत जिंदाबाद का स्वर तेज हुआ है और उसी स्वर को बयां करती ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और हम आपको बता दें कि आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भेजकर हमें उत्साहित भी कर सकते हैं। तो हम आपसे ये ज़रूर अनुरोध करते हैं कि आप सोशल मीडिया पर हमारे इस कार्यक्रम को देखिए, इस रिपोर्ट को देखिए और अपनी प्रतिक्रिया हम तक ज़रूर पहुंचाइए कि आपको ये खबर कैसी लगी। इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।